हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। ईश्वरी जो इस वक्त दक्ष के हाथों से जाकर चिपक गई थी, क्योंकि सामने के नजारे को देखकर वो घबरा गई थी। पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। दक्ष जो उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए हल्का मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हो गया तुम्हें? जगह पसंद नहीं आई? धीरे ये सुनकर ईश्वरी जो अपने गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ से धीरे से कहती है, नहीं ऐसा नहीं है वो, मैं मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, ये रियल है। और क्या है ये जगह? ये सुनकर दक्ष उसके चेहरे को दोबारा से सामने की तरफ घुमाते हुए कहता है, मुझसे नजरें हटाओगी तब तो जाकर दिखेगा ना तुम्हें। जगह इतनी हसीन थी जैसे सपनों की दुनिया का दरवाजा खुल गया हो ईश्वरी के सामने। सामने एक ऊंचा सा पहाड़ खड़ा था, मानो नीले आसमान को अपनी चोटी से छू रहा हो। उसके बीचों बीच दूध सी सफेद धारा फूट रही थी, जो सीधे नीचे गिरते हुए एक झरने का रूप ले रही थी। पानी गिरते वक्त हवाओं की वजह से इधर उधर अपनी बूंदें बिखेर रहा था, और उन बूंदों पर सूरज की किरणें पड़कर इंद्रधनुष के छोटे छोटे टुकड़े बना रही थी। चारों तरफ हरियाली थी, नरम नरम घास, रंग बिरंगे जंगली फूल और शाखों पर खेलती तितलियां। हवा इतनी तेज थी कि ईश्वरी का शरीर हल्का हल्का ठंडा पड़ने लगता है, और वो रह रह कर बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कांप जा रही थी। तभी उसकी धड़कन को रोकते हुए दक्ष जो पीछे से उसे अपने हाथों के घेरे में लेता है और उसके गर्दन पर आकर धीरे से अपनी सांसें छोड़ते हुए कहता है, कैसी लगी ये जगह? ये सुनकर ईश्वरी पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और अपने आप ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो धीरे से कहती है, मुझे लग रहा है मैं किसी मूवी के अंदर आ गई हूँ। ये सब कुछ इतना प्यारा हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं इसी शहर में रहती थी और ये जगह से अनजान थी मैं। ये सुनकर दक्ष अपने हाथ को और मजबूती से उसकी कमर पर पकड़ता है और उसके पीठ को अपने सीने से लगाकर धीरे से कहता है, तुम्हें बहुत महंगी जिंदगी तो नहीं दे पाऊंगा मैं, हाँ मगर ये सारी छोटी छोटी खुशियां मैं तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो। ये सुनकर ईश्वरी जो हल्का सा अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ कर दक्ष की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे साथ रहना चाहते हैं आप? दक्ष जो इस बात को सुनकर थोड़ा गहरी सोच में डूब गया था, और वो धीरे से ईश्वरी के बदन से अपना हाथ हटाकर थोड़ा साइड में खड़े होते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जीना चाहता। और फिर वो थोड़ा सीरियस और में आकर ईश्वरी की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम भी मत जीना मेरे साथ। मेरी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं कब कहाँ रहूंगा कुछ नहीं पता मुझे। मैं मुसाफिर हूँ, बस इधर उधर का भटका मुसाफिर। तुम अपने घर जाना और वहां पर अपनी जिंदगी बिताना, एक अच्छे लड़के से जाकर शादी कर लेना और फिर हमेशा खुश रहना। दक्ष की नजर जैसे ही ये बोलकर ईश्वरी पर पड़ी थी, वो देखता है कि ईश्वरी जो अपना हाथ बांधे अपनी काली गहरी निगाहों से लगातार दक्ष को ही घूरे जा रही है। उसको इस तरह खड़ा देखकर दक्ष जो आराम से वहीं पत्थर पर बैठते हुए कहता है, अब तुमको क्या हो गया? सच बोल रहा हूँ। ईश्वरी भी ठीक दक्ष के बगल में आकर बैठती है, और क्योंकि उसे ठंडी लगी थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सटते हुए ही दक्ष की तरफ घूम गई थी, और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, एक बात बताइए, आपको बचपन में कोई चोट वोट लगी थी सर पर? ऐसा कुछ गहरा जख्म? ये सुनकर दक्ष जो अपनी भौवें से कोड़ते हुए पूछता है, क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? महेश्वरी जो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर के दक्ष के बालों पर रखते हुए कहती है, क्योंकि मुझे लगता है ना। और ये बोलकर वो दक्ष के बालों को ठीक करते हुए कहती है, आपको भूलने की बीमारी है। उसके हाथ को दक्ष अपने बालों से हटाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं भूलता, मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है। मेरी मेमोरी पावर और मेरा आईक्यू लेवल दोनों काफ़ी स्ट्रांग है। ये सुनकर ईश्वरी जो कहती है, वाह वाह वाह, अपने मुंह से कोई तारीफ तो करे।
वो भी आप जैसे। हाँ, अगर आपको भूलने की बीमारी नहीं होती तो आप ये नहीं भूलते कि मैं शादीशुदा हूँ। वही दक्ष भी मुड़ करके ईश्वी की तरफ ही चेहरा करके बैठ जाता है और अपने हाथों को ईश्वी की गाल पर रखते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ईश्वी जब अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, कोई मुझे बड़े शौक से इस जगह पर लेकर आया था, वो भी अपनी पत्नी बनाकर, और उसने एक दिन तो गुस्से में मेरी मांग भी भर दी थी। बस मंगलसूत्र की कमी है, वरना सारे रस्म तो पहले ही पूरे हो चुके हैं। दक्ष उसके इस सरकाज़म को सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बगल झरने की तरफ देखते हुए कहता है, वो सब तो बस एक दिखावा था। ईश्वी दक्ष के चेहरे को बड़े ध्यान और बड़े प्यार से देखते हुए पूछते हैं, क्या वाकई में ही सब कुछ सिर्फ दिखावा है? अच्छा, मान लीजिए अगर आज रात मैं आपसे दूर हो जाऊं और कल सुबह आप मुझे अपने पास ना पाए तो? ये सुनकर ही दक्ष की बाहें सिकुड़ गई थी, मुट्ठी कस के भींच जाती हैं। चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर उसके बावजूद भी दक्ष अपने सारे एहसास को छुपाते हुए अपने मन को मारते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। इस वक्त तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। कल से केस शुरू हो जाएगा कोर्ट में, और परसों मैं कोर्ट में खुद जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो कर्नल कुछ भी कर सकता है खुद को बचाने के लिए। ईश्वी धीरे से अपना हाथ ले जाकर के दक्ष के हाथों पर रखती है और थोड़े क्यूरियोसिटी से पूछती है, कर्नल? कौन कर्नल? और कौन आपको मारना चाहता है? मुझे तो अभी तक ये पता था कि आप सबको मारना चाहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल तो आप है ना? इस बात पर दक्ष के चेहरे पर तीखी स्माइल आ गई थी और फिर से वो अपने चेहरे को मोड़कर झरने की तरफ करते हुए कहता है, हाँ, क्रिमिनल तो मैं हूं ना, बहुत खतरनाक क्रिमिनल हूं मैं। मेरे हाथों पर कई लोगों के खून का इल्जाम है, और एक्चुअली मेरे जैसा बड़ा क्रिमिनल इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि तुम्हें पता है, क्रिमिनल भी अपनी फैमिली को नहीं, दूसरों को हर्ट करता है, पर मेरे इन हाथों ने, और वो अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करके ईश्वर को दिखाते हुए कहता है, मेरे ये दोनों हाथ तो मेरे अपनों के खून से सने हैं। और फिर वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, वाकई में ही बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं मैं। वो थोड़ा परेशान हो गया था अपनी ही बातों से। उसके चेहरे पर गर्मी और गुस्से से पसीने तक आने लगे थे, जिसे देखकर ईश्वी घबराती है और अपने कपड़े से दक्ष के आ रहे माथे के पसीने के बूंदों को पोंछते हुए कहती है, मुझे नहीं पता आप क्या हैं क्या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि आप बहुत ज्यादा लड़ते हैं और एक नंबर के लड़ाकू हैं आप। इस पर भी दक्ष कोई जवाब नहीं दिया था और ईश्वी को लगता है कि शायद इतने अच्छे मूड को खराब करने का पूरा क्रेडिट ईश्वी को ही जाता है, और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो दक्ष से बात करके उनके चेहरे पर दोबारा से स्माइल ला सके। लेकिन दक्ष उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उस जगह से खड़ा होता है और फिर थोड़ी दूर पर जाते हुए कहता है, तुम यहीं पर रहो, जब मन भर जाए तो आ जाना, मैं सुल्तान के पास जा रहा हूँ। लेकिन ईश्वी जो चिल्लाकर दक्ष को रोकते हुए कहती है, अरे ये क्या बात हुई, मैं यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे? ऐसे नहीं, यहाँ पर अगर मैं गिर गई तो? मुझे तैरने भी नहीं आता अच्छे से। दक्ष इस बात पर भी नहीं रुका था। वह ईश्वी जो थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, ये कैसे इंसान है, मुझे घुमाने के लिए ले आए हैं और खुद ही चले गए। क्या मैं अकेले यहाँ पर बैठकर वाटरफॉल का नजारा देखूं? एक पल में इतने रोमांटिक बन जाते और दूसरे पल इतना ज्यादा गुस्सा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना इन्हें। और तभी उसके मुंह से एक चीख निकलती है, मैं गिर रही हूँ। उसका इतना बोलना हुआ ही था कि तभी दक्ष अपने कदम को दोबारा से ईश्वी की तरफ मोड़ लिया था और काफी तेज रफ्तार से जाकर ईश्वी को थामता है। जैसे उसने ईश्वी का हाथ थामा था और अपने सीने से उसे लगाया था, ईश्वी जो उसके सीने के पास छुप करके धीरे से कहती है, थैंक गॉड आपने आकर बचा लिया, वरना मैं गिर जाती ना। दक्ष पीछे की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर गिरने की कोई जगह ही नहीं है, आस पास सिर्फ कुछ पत्थर है और सामने की तरफ पानी, तो इतना भी गहरा गड्ढा नहीं है। एड़ी तक आ रहे पानी से घबरा रही हो तुम, और जीना तुम्हें मेरे साथ है, हाँ? ईश्वी अपना चेहरा उठाकर दक्ष की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं तो वाकई में बस चेक कर रही थी, आपको मेरी परवाह है भी या नहीं।
वैसे मैं तो आपकी अपनी नहीं हूं ना, मैं तो आपके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ। दक्ष बस उसकी बातों को ध्यान से सुनता जा रहा था। वह श्री जागी कहती है, जो स्ट्रेंजर के लिए इतना फिक्र करे वो कभी अपनों को हर्ट नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर भरोसा हो ना हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ बुरे बनने का नाटक करते हैं, एक्चुअल में बुरे बुरे हैं नहीं आप। पहली बार दक्ष को दक्ष से ज्यादा कोई और समझ रहा था। उसकी निगाहें बस ईश्वर की तरफ ही टिकी हुई थी। वो चाहकर भी अपने पलके तक नहीं झपका पा रहा था। नेचर के इस खूबसूरत जगह पर वो पहले भी कई बार आ चुका था, मगर आज का एहसास थोड़ा अलग था। वो धीरे से ईश्वर के हाथ को थामता है और उसके चेहरे की तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहता है, तुम्हें वाकई भरोसा है मुझ पर? मैं नहीं कर सकता कुछ गलत। ये बोलते हुए वो ईश्वी के चेहरे के काफी करीब पहुंच चुका था। ईश्वी का भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो दक्ष को रेजिस्ट करे। वो बस दक्ष की आंखों में देखते हुए अपने चेहरे को धीरे से हाँ में हिला लेती है और अपने खूबसूरत पतले होठों से वो दक्ष से कहती है, पूरी दुनिया आपको क्रिमिनल मान ले मगर मैं नहीं मान सकती। मैंने बहुत बार कोशिश की पर अब ऐसा लगता है सब कुछ झूठ है, सिर्फ आप सच है। ये बोलते हुए उसके होठों पर दक्ष की नजर जैसे पहुंचती है, वो अपने आप को और ज्यादा रोक नहीं पाता और धीरे से अपने चेहरे को और ईश्वी के चेहरे के करीब लाकर अपने होठों से ईश्वी के होठों को धीरे धीरे लॉक करने लगता है। झरने की गड़गड़ाहट अब भी हवाओं में गूंज रही थी, लेकिन उस पल दक्ष और ईश्वी के लिए मानो सारी दुनिया थम सी गई हो। चारों तरफ की ठंडी हवाएं धीरे धीरे उनके बदन को छूती हुई उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रही थी। अब ईश्वी के हाथ जो दक्ष के पीठ पर थे और दक्ष के हाथ ईश्वी के कमर पर, और दोनों हाथ एक दूसरे को आपस में जकड़े ईश्वी के कमर को लगातार अपने करीब खींचते जा रहे थे। आसपास के जंगली फूलों की खुशबू हवा में घुली थी और तितलियां उनकी सांसों की लय पर झूमती सी नजर आ रही थी। दक्ष जो पत्थर के पास हल्का सा अपने सिर को झुकाए हुए और ईश्वी उसके ठीक सामने खड़ी थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें वो एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे और उनके बीच से हवा तक गुजरने की जगह नहीं बची थी। हाँ, ईश्वी के दिल की धड़कन तो काफी तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था। उसने अपनी आंखें यकीन से बंद की थी कि ये शख्स जो उसके सामने खड़ा उसको इस तरह अपने आप से लगाए उसे किस कर रहा है वो गलत तो नहीं हो सकता। न जाने क्यों ईश्वी को दक्ष की अब हर हरकत सिर्फ अच्छी लगती थी, चाहे भले ही वो कुछ गलत भी क्यों ना कर रहा हो। दक्ष की आंखें जो अभी तक तो बंद थी, लेकिन धीरे से वो अपनी आंखों को खोलकर ईश्वी के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश करता है। उसकी आंखें एक पल को तो झुकी थीं, फिर उठकर सीधे उसकी आंखों में अटक गई, जिसकी पलकें इस वक्त झुकी थी। ठंडे ठंडे झरने के पानी की बूंदें जो आकर के हवाओं की वजह से ईश्वी के चेहरे पर गिर रही थी। हाथ जा करके दक्ष का एक हाथ जो जा करके ईश्वी के गालों पर पड़ता है और प्यार से उसे सहलाने लगता है। ईश्वी ने भी हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी पलकों को अपने आप से खोलने की कोशिश की थी और वो जैसे ही अपनी पलकें खोली थी, उसके ठीक सामने दक्ष की आंखें आ जाती हैं, जिसके अंदर उसे आज कोई सख्ती नहीं, सिर्फ दर्द और प्यार नजर आ रहा था। पहली बार दक्ष के लिए था जो उसकी आंखों से उसकी सच्चाई को भाप पाया हो। पूरी दुनिया जहां उसे आतंकवादी समझती थी, आज इस आज ईश्वी की इतनी बातें ही दक्ष को बहुत सुकून दे जाती है और धीरे से दक्ष उसके होठों से अलग होता है और फिर चुपचाप बस उसे देखने लगता है। ईश्वी के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो भी दक्ष की आंखों में आंखें मिलाकर उसे देख सके, जिसकी वजह से वो अपने सिर को झुका लेती है और अपनी पलकों को नीचे झपकाने लगती है। अभी भी उन दोनों की सांसें बढ़ी हुई थी। ईश्वी की सांसें जो दक्ष को अभी भी अपने गालों और अपनी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। 1 साल से ऊपर हो गए थे। दक्ष की जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल मच चुकी थी, लेकिन आज सारे दर्द के साथ होने के बावजूद भी आज वो पहली बार मुस्कुराया था। आज वो लगभग 1 साल के बाद मुस्कुराया था। चेहरे पर बड़ी स्माइल तो नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर शांति और हल्की फुल्की खुशी नजर आ रही थी। ईश्वी अपने चेहरे को झरने की तरफ घुमा लेती है
और धीरे से अपने हाथ को ले जाकर के दक्ष के हाथों में बांध देती है। दक्ष के लिए भी ये पहली बार का एहसास था, और वो भी चुपचाप बस ईश्वी की उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसा लिया था। दोनों थोड़ा देर उसी जगह को देखते रहते हैं और फिर धीरे से सामने वही नीचे पत्थर पर बैठ करके आपस में एक दूसरे के साथ धीरे धीरे बातें करना शुरू करते हैं। और ये वक्त इतना जल्दी गुजर रहा था कि कब रात होती है दक्ष और ईश्वी को वक्त का पता ही नहीं लगता। ये जो अपने दोनों पैर फैलाए बैठे और दक्ष जो उसके गोद में अपना सर रखे लगातार ईश्वी के चेहरे को देखे जा रहा था। उन दोनों को नहीं पता था कि उन दोनों के साथ आखिर हो क्या रहा है। ईश्वी तो फिर भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में माहिर थे, मगर दक्ष नहीं। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट बरकरार थी। और अब सूरज की रोशनी खत्म होकर धीरे धीरे चांद का उजाला उन दोनों के ऊपर पड़ रहा था। ईश्वी धीरे धीरे अपने हाथों को ले जाकर दक्ष के सिर पर सहलाते हुए कहती है, इतने वक्त से सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, आप एकदम चुप हैं। आपको कुछ बोलना पसंद नहीं है या फिर सिर्फ डांटने के लिए आपका मुंह खुलता है? लेकिन दक्ष की नजर और उसका सारा ध्यान सिर्फ ईश्वी के चेहरे और उसकी हरकत पर था। और दक्ष को बहुत सुकून मिल रहा था जिस तरह से ईश्वी प्यार से अपने हाथों को दक्ष के बालों पर सहला रही थी। वो फिर से पुराना दक्ष बनना चाह रहा था, अपनी माँ का दक्ष, अपने बाप का वो हिम्मती बेटा जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पूरी मेहनत करता था। वो धीरे से ईश्वी के गोद से उठता है और ईश्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, हमें चलना चाहिए, रात हो रही है। ईश्वी अपने सर को ले जाकर दक्ष के कंधे पर टिकाते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती है वक्त कभी खत्म हो। ये सुनकर दक्ष भी बहुत इमोशनल हो गया था और वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए ईश्वी से पूछता है, अगर इजाजत हो तो एक बार तुम्हें गले लगा लो। दक्ष ने ये पूरी फीलिंग के साथ पूछा था, लेकिन ईश्वी उस फीलिंग का कबाड़ा करते हुए कहती है, आहा, क्या बात है, अभी अपनी एथिक याद आ गई आपको? अभी जो शाम को आपने किया था उसका क्या? उसके लिए पूछा था आपने मुझसे? दक्ष उसके इस लहजे को भी बर्दाश्त करते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, ठीक है फिर नहीं करता हूं, तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर जैसे ही दक्ष ईश्वी के हाथ पकड़कर उसे अभी ले ही जा रहा था, तब ईश्वी अचानक से दक्ष के ठीक सामने आती है और अपनी बाहें फैलाकर कहती है, कर लीजिए, आपकी मर्जी है। वैसे भी मेरे मना करने का कोई फायदा तो है नहीं, आप इतने स्ट्रांग हैं, जबरदस्ती भी कर सकते मेरे साथ, इसलिए मैं चुपचाप मान जा रही हूँ। दक्ष अपने चेहरे को ना मिलाते हुए काफी सॉफ्ट लहजे में कहता है, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। मेरी ताकत दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी मर्जी के बिना सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। ईश्वी जो दक्ष के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर लगाते हुए कहती है, पर मेरी इजाजत है। दक्ष भी जाकर ईश्वी की बाहों में काफी जोर से अपने आप को समेट लेता है, जैसे उसे इस जगह की कब से तलाश हो। वो कब से पागलों की तरह इस सुकून भरी जगह को ढूंढ रहा हो और आज जाकर के वो जगह उसे नसीब हुई थी। और वो जोर से ईश्वी को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, मैंने आज अपनी पूरी जिंदगी जी ली, अब मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं बची है। जैसे ईश्वी ने यह सुना था, वो दक्ष के हाथों को अपनी पूरी जोर लगाकर हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या? और पहले तो छोड़िए मुझे, मैंने आपको प्यार से गले लगाने के लिए कहा था, ये क्या कर रहे हैं आप? दक्ष ने उसे प्यार से गले लगाया था, मगर दक्ष के हाथों की मजबूत ताकत से ईश्वी काफी परेशान हो रही थी और उसकी पतली सी खूबसूरत शरीर जो पूरी तरह से दक्ष की बाहों में दबती जा रही थी, जिस वजह से दक्ष अपने हाथों को हल्का सा ढीला छोड़ करके उसके बाजू पर अपना हाथ चलाते हुए कहता है, क्या हो गया? ईश्वी जो बोलती है, क्या हो गया? आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास अब कोई वजह नहीं बची जीने के लिए? आपने मुझे जितना परेशान किया ना, मुझे उसको आपको डबल परेशान करना है। और ये केस का जो भी मामला है ना, उसे खत्म करके फिर आप वापस से नॉर्मल जिंदगी जीने वाले हैं, और वो भी मेरे साथ, ठीक है ना? ये बोलते हुए ईश्वी ने अपना चेहरा उठाकर दक्ष के काफी करीब ला दिया था, जिससे वो धीरे से अपने होठों को ले जाकर ईश्वी के फोrehead पर रखता है और फिर ईश्वी से बोलता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है शायद ये दिन कभी दोबारा वापस मिलेगा या नहीं। अगर मिला तो मैं जरूर जीना चाहूंगा, हर दिन ऐसी जिंदगी
तुम वाकई में काफी अच्छी हो। महेश्वरी जो दक्ष को याद दिलाती है, चलिए आपको केस की प्रिपरेशन भी तो करनी होगी, कल कोर्ट भी जाना है आपको, चलिए जल्दी। और वो दोनों सुल्तान के ऊपर बैठकर दोबारा से अपने अड्डे की तरफ लौट गए थे। अगली सुबह ईश्वी जो अपनी आंखें धीरे से खोलती है और धीरे से उठकर जोर से अंगड़ाई भरते हुए कहती है, आह, कितना खूबसूरत था कल का नजारा, कितना मजा आया। लेकिन अभी जैसे ये बोलते हुए वो सामने की तरफ देखी थी, आसपास की जगहों को देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसे लगता है कहीं वो दोबारा से सपने में तो नहीं पहुंच गई। वो चुपचाप जाकर दोबारा से अपने बेड पर लेटती है, लेकिन जैसे ही वो अभी पीछे की तरफ लेटी थी, उसे अपने सर पर चोट नहीं लगी थी और ना ही कुछ कड़क महसूस हुआ था। और उसका हाथ जो अपने आसपास धीरे धीरे जैसे घूमता है, वो चौंक कर तुरंत ही अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर अगल बगल देखती है। वो पूरी तरह अपने बिस्तर पर घूम चुकी थी और वो देखती है कि वो तो इस वक्त अपने क्वीन साइज बेड पर लेटी हुई है। ये सब देखकर ऋषि जो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है, नीचे उसका प्यारा सा फुटवेयर उसका वेट कर रहा था, जो कि बहुत ही सॉफ्ट था। आसपास की जगह जो पूरी तरह से बदल चुकी थी, जैसे एक रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आह, मेरा सर घूम रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। द, 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 अभी उसके मुंह से पूरा शब्द निकला नहीं था, तभी बाहर से उसकी माँ दौड़ करके उसके कमरे के अंदर आती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी जल्दी आइए, हमारी बच्ची जग गई, होश आ गया इसे। महेश्वरी जो पीछे होते हुए कहती है, एक मिनट, अब मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ कैसे। वह उसकी माँ जो कहती है, बेटा शांत हो जा तू, मुझे पता है तू होश में नहीं थी ना, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन ईश्वी जो अपनी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, माँ मैं यहाँ नहीं हो सकती, ये सब झूठ है ना, ये सब कुछ झूठ है। बंटी, रुद्र, अयान, कोई है यहाँ पर। वहीं उसकी माँ अर्चना जी जो कहती है, ये किसके नाम ले रही हो बेटा, तुम मेरे पास, अपनी मम्मा के पास। ईश्वी जो तुरंत ही जाकर जमीन पर धड़ाम से नीचे बैठ जाती है, जैसे उसके कदम पूरी तरह से उसका साथ छोड़ चुके हों। और वो काफी जोर जोर से रोने लगी थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद ये जगह नहीं चाहती थी, वो नहीं उठना चाहती थी इस जगह पर, वो दोबारा से उसी जगह पर पहुंचना चाह रही थी। वो आस पास देखते हुए कहती है, दक्ष, मैं यहाँ कैसे आ गई। उसके मुंह से दक्ष शब्द उसकी माँ ने सुन लिया था, जिससे वो हैरान होकर पूछती है, क्या दक्ष, दक्ष कौन। हाँ ईश्वी, बेटा मुझे सच सच बताओ, तुम किसकी बात कर रही हो, और तुम रो क्यों रही हो, इधर आओ मम्मा के पास। ईश्वी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो गले तो किसी और के लगना चाह रही थी, मगर उसे जबरदस्ती अपनी माँ को गले लगाना पड़ता है। और वो अपनी माँ की बाहों में छुपते हुए कहती है, माँ, मैं यहाँ कैसे। अभी उसने इतना बोला था कि तभी ब्रिजेश जी भी दौड़ते हुए आकर कहते हैं, हाँ, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, इधर आ, पापा के पास आ। महेश भाई जो अभी तो चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन अपने पापा को देखकर वो अपने आंसू पोंछते हुए पूछती है, पापा मैं यहाँ कैसे, मुझे कोई कुछ बताएगा प्लीज। तभी अचानक ही उसे ताने की आवाज सुनाई देती है और वो काफी स्टाइल में अंदर की तरफ आते हुए कहती है, मैंने कहा था ना मैं तुझे बचा लूंगी, तू मेरी दोस्त है और मैं अपनों को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। हाँ मुझे पता है तुझे कुछ याद नहीं होगा, पर आई एम सॉरी। और वो अर्चना जी और ब्रजेश जी को देखकर कहती है, अब आपकी बेटी होश में आ गई, इसे संभाल कर रखे, मैं चलती हूँ। और वो ईश्वी के पास आकर उसे जोर से गले लगा करके उसके कान में धीरे से आकर कहती है, उसे भूल जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो ईश्वी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम बैक टू योर न्यू लाइफ। और ये बोलकर वो स्माइल करती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरती है और फिर वहां से निकल जाती है।
ईश्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आखिर हुआ क्या है। ये सब कैसे हो गया, वो कैसे पहुंच गई यहाँ पर। उसका सिर फटा जा रहा था ये सब सोच सोच करके। लेकिन तभी एक बात उसे और ज्यादा परेशान करने लगी थी कि कहीं कहीं दक्ष को उसके पापा ने कुछ कर तो नहीं दिया। कहीं वो वाकई में उससे हमेशा के लिए अलविदा तो नहीं हो गया। अभी कुछ वक्त पहले ही तो सब कुछ ठीक था, अचानक से उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाए कि उसने कभी नहीं सोचा था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसे पहुंचे थे ईश्वरी अपने इस घर में। क्या वाकई में ही जो सब कुछ वो भी सोच रही थी वो उसका कोई सपना था? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहे क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।